भूपेश बघेल का वो बयान याद ही होगा जो दुर्ग के लोकसभा सीट से उन्होंने दिया था कि अगर किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से 384 कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो वहां की इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाएगी उस सीट पे बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने में। और अब राजनांदगांव में कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, जय जौहान, मेरा नाम सुमी राजपन है और आज के राउंड अप में ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक एपिसोड सामने आ रहा है राजनांदगांव से, जो छत्तीसगढ़ की वीआईपी सीट है, जो सेकेंड राउंड ऑफ पोलिंग में पोल करेगा। और इनफैक्ट राजनांदगांव को सबसे ज्यादा वीआईपी सीट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ेंगे और सिटिंग एमपी संतोष पांडे के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के से खड़े हो रहे हैं। संतोष पांडे अपने आक्रामक और अग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भूपेश बघेल क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो बहुत हाई प्रोफाइल, हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर देखने को मिल रहा है। आए दिन भूपेश बघेल कोई ना कोई सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं सुर्खियों में से एक था उनका ये बयान कि अगर 384 कैंडिडेट्स एक भी लोकसभा सीट से खड़े हो जाते हैं तो बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। और अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है तो कांग्रेस के जीतने के आसार बढ़ जाते हैं क्योंकि ईवीएम हैक होता है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ईवीएम हैक होता है और ईवीएम हैकिंग के थ्रू ही भारतीय जनता पार्टी आज तक पूरे असेंबली इलेक्शंस, पूरे देश के स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जीतते हुए आया है। ये बहुत बड़ा बयान था और इससे काफी सनसनी तेज हो गई थी। इनफैक्ट इससे पहले देखा गया था दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, नेशनल लीडर हैं, उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था और उसी से ही क्यों लेते हुए भूपेश बघेल ने यह सबसे बड़ा बयान दिया, लेकिन अपनी सीट पर नहीं, दुर्ग के पार्लियामेंट्री सीट पर। दुर्ग उनका असेंबली सीट देखा गया है और इनफैक्ट वो दुर्ग के रहने वाले हैं, वो वहां के एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन उन्होंने जब ये बयान दिया तब बहुत ज्यादा तर्क वितर्क भी हुआ कि किस तरह से ऐसा करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा। हमने, आपको याद होगा, राउंड अप पे ही एक बहुत ही एनालिटिकल पीस भी आपके सामने पेश किया था कि क्या ऐसा कर पाना संभव है और ऐसा कर लेने से कितनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, आप और हम जैसे लोगों के लिए जो वोट करते हैं। ये हमने आपको बताया था। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से राजनांदगांव में बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ नजर आया। उनका बयान बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट कई ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स तक खरीद लिए थे। जी हां, राजनांदगांव से नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया चल रही है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल ने ऑलरेडी अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। 2 दिन पहले भी चरणदास महंत को देखा गया था उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए, और आज भी देखा गया कि उन्होंने अपना काफी अच्छे से स्ट्रेंथ दिखाते हुए, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो भी निकाला। लेकिन ऐसे ही किसी एक सम्मेलन में दुर्ग में प्रचार प्रसार करते हुए अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, उन्होंने ये कहा था कि 384 कैंडिडेट्स अगर हो गए तो हो जाएगा बैलेट पेपर पे इलेक्शन। राजनांदगांव में 211 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स ले लिए। जी हां, कल 211 लोग ऐसे पहुंचे इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में कि काफी भीड़ मच गई थी, काफी हड़कंप मच गया था राजनांदगांव के इलेक्शन कमीशन की लोकल यूनिट में, डिस्ट्रिक्ट यूनिट में। वहां पे 211 कैंडिडेट पहुंचे और नॉमिनेशन पेपर्स लेकर आ गए। लेकिन ओनली ये जो ट्विस्ट आया ये अब इस तरह से आया है कि नॉमिनेशन फाइल करना इतना आसान नहीं है। काफी टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं और लिस्ट में अपना नाम भी दाखिल कराना पड़ता है। और इन्हीं टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद हो सकता है वहां से इंस्पायर होकर, भूपेश बघेल के बयान से इंस्पायर होकर 211 लोग सच में वहां से खड़े हो जाए और सच में राजनांदगांव में बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो। और अगर ऐसा होता तो इतिहास में ऐसा पहली बार होता कि इस कंडीशन की वजह से बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता। अब बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता तो उसके बहुत टेक्निकल, जो मैंने बताया, एस्पेक्ट्स वो बड़े मुश्किल होते हैं। एक ईवीएम की यूनिट पर, एक मशीन पर 16 कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और एक मशीन पर सिर्फ 16 सीरीज तक ही आता है। और एक ईवीएम यूनिट को अगर ऐसे ही 16 या 17 ईवीएम यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी जोड़ा जाए, तो उसके तार जोड़ते जोड़ते 384 तक आएंगे। और ये आप बिल्कुल सुनिएगा कि किस तरह से बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता ईवीएम पे 384 कैंडिडेट का इलेक्शन कराना। आइए सुनते हैं इलेक्शन कमीशन की इस ऑफिशियल ने क्या कहा था कि क्या प्रॉब्लम आएगी और क्यों नहीं हो सकता अगर 384 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करते तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन। आइए सुनते हैं। आज की जो सिस्टम से ईवीएम जो बने हैं, सीयू बीयू वीवीपैट मिला के, तो उसमें ज़्यादा से जो व्यवस्था है उसके तारतम्य में 24 जो बीयू है वो लगने की संभावना लगा सकते हैं अपन लोग। तो उसके अगर हम कैलकुलेट करें तो 384 कैंडिडेट्स की व्यवस्था अभी के स्थिति में बन सकती है।
कहाँ पे ये ऐसा स्थिति। जिस तरह से आपने सुना, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसी कोई गाइडलाइन फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं निकाली और ऐसा देखा नहीं गया है कहीं पे भी, तो इसलिए कोई गाइडलाइन भी नहीं दी गई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईवीएम की अभी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऐसा करा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो अगर ऐसा होता भी तो भी बड़ा मुश्किल होता। लेकिन अब लेटेस्ट ट्विस्ट ये है कि 211 लोग जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स लिए थे, उनमें से सिर्फ 23 लोग ही नॉमिनेशन फिल कर पाए, क्योंकि बाकी लोग अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल पाए, कईयों के नाम लिस्ट में नहीं आए। और याद रखिएगा कि कोई भी ऐसे ही नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करता। बैंक अकाउंट खोल के 25,000 डिपॉजिट करना पड़ता है। जो हारता है वो 25,000 रुपए भी हारता है, उसकी डिपॉजिट जब्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो 211 लोग जिन्होंने आगे बढ़ के आए, वो कहीं ना कहीं फेल भी हुए, क्योंकि सिर्फ 23 लोग ही अपना नॉमिनेशन भर पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक किस्सा था जो राजनांदगांव से जुड़ा हुआ है। लेकिन राजनांदगांव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस बार नंबर 1 वीआईपी सीट की तरह उभर रहा है, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि भूपेश बघेल लगातार कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं। आज के राउंड अप में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, छत्तीसगढ़ तक देखते रहिए और अपने कमेंट्स फीडबैक सेक्शन में, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लगातार छोड़ते रहिए। मुझे सुमी राजपुन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।